इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आगे आपको दिखाएंगे 9 बजे की 9 खबर। गारंटी है कोई बड़ी खबर नहीं छूटेगी। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्यों अहम बैठक बुलाई है और दिल्ली मुंबई में क्यों आज 18+ के वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने यस तूफान पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। यह बैठक सुबह 11 बजे होगी और मीटिंग में यस तूफान से जुड़े खतरों और उनसे निपटने के उपायों पर मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री सहित कई मंत्रियों को मीटिंग में बुलाया गया है। इस बैठक में देश के बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स भी शामिल होने जा रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर, ऊर्जा, टेलीकॉम, सिविल एविएशन और अर्थ साइंस मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, आपके पास और क्या अपडेट है? 11 बजे बैठक होगी और इस प्रधानमंत्री की बैठक से पहले, प्रधानमंत्री की बैठक में तो एनडीए में के अधिकारी होंगे और जैसे कि आपने बताया गृह मंत्री होंगे और दूसरे मंत्री होंगे, सिविल एविएशन, पावर, इन सारी मंत्रालयों के सेक्रेटरीज को भी बुलाया गया है ताकि तैयारियां की जा सके और जिस प्रकार की तैयारियां हैं उस पर और प्रधानमंत्री अपडेट ले सके। इसके पहले कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सचिवों के साथ एक बैठक करके पूरा विस्तार से उन्हें बताया है कि क्या क्या आपको करना है और उनकी तैयारियों के बारे में अपडेट लिया है, जिसे आज प्रधानमंत्री को भी बताया जाएगा। और बड़ी चिंता तो यह है कि कैसे वहां से जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए, बाहर निकालने का काम कैसा चल रहा है। दूसरी चीज कि जब वो वहां पे आए तो उन्हें तमाम लॉजिस्टिक मुहैया कराया जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोविड के संदर्भ में वो ये कि ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ वहां के हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उड़ीसा से ऑक्सीजन सप्लाई देश के दूसरे हिस्सों में भी होता है। तो वहां पर कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो या फिर जो उनका लॉजिस्टिक है, ऑक्सीजन जब वहां से निकलता है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो बैठक की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक करेंगे तो जाहिर तौर पर उसके बाद राज्यों के पास एक पूरा खाका तैयार होगा, क्योंकि 26 तारीख को यहाँ पर लोगों को भी बचाना है और साथ ही साथ जो एक सप्लाई चेन है ऑक्सीजन के लिए उसको भी बरकरार रखना है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको बताते हैं कि चक्रवाती तूफान ताउते के बाद यस का खतरा कहां मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यस ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवात बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना जताई जा रही है और इसके अलावा असम, मेघालय और झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों पर 26 मई की सुबह से ही हवा की गति बहुत तेज होने लगेगी। 100 या 100 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की हवाएं चलेंगी और शाम तक ये और तेजी से बढ़ सकता है। नौसेना ने तूफान के संभावित खतरों से निपटने के लिए बाढ़ राहत और बचाव की 8 टीमों के अलावा गोताखोरों की 4 टीमों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भेजा है। तो आपको बता दें कि 26 तारीख वो दिन है जिस दिन ये तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा और उस दौरान जो हवाओं की जो गति होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रहने वाली है। और यही वजह है कि बंगाल और ओडिशा के जो तटवर्ती इलाके हैं यहां पर मछुआरों को पहले कहा गया कि समुद्र से लौट आए और जो तटवर्ती इलाकों में जो लोग रह रहे थे उन्हें भी सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। अब सीबीएसई के 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर। 12वीं की परीक्षा को लेकर छात्रों का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बैठक में परीक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी और इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि 12वीं की जो परीक्षा है वो होंगी या नहीं होंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन कराने वाले बोर्ड्स के अध्यक्ष के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज 11 बजे केंद्रीय मंत्रियों की अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी और 12वीं की परीक्षा पर फाइनल फैसले का ऐलान 29 या फिर 30 मई को सरकार कर सकती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि इस साल बच्चों की परीक्षा हो जाए? देखिए, ये तो अभी इस बैठक के बाद ही तय होगा। आज की जो बैठक है उसमें मुख्य मकसद ये है कि राज्यों से फीडबैक लिया जाए इस मसले परीक्षा कराने को लेकर। अगर राज्य कोई ये कहता है कि हाँ परीक्षा कराया जाना चाहिए, राज्यों की राय आती है
तो फिर उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि अगर परीक्षा कराई जाएगी तो कोविड के सिचुएशन में आपकी तैयारियां किस प्रकार की हैं, कैसे आप इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे, या फिर आपकी राय ये है कि परीक्षा को अभी और टाला जाए। इन सारे पहलुओं पे अभी भी केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है, और फैसला नहीं करने की वजह यह है कि पहले राज्य सरकारों से एक बार जब फीडबैक आ जाएगा तो उस फीडबैक के आधार पर फिर पीएमओ में बातचीत करके फिर आखिरकार शिक्षा मंत्रालय इसमें आखिरी फैसला लेगा। और हमें बताया गया है कि क्योंकि 1 जून से पहले यह फैसला लिया जाना था, तो 29 या 30 मई को इस बाबत आखिरी फैसला लिया जाएगा। आज की बैठक में मुख्य मकसद ये है कि राज्यों से फीडबैक दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कोरोना के खतरे की। देश में कोरोना की सेकेंड वेव में नए मरीजों की जो तादाद है वो लगातार 5वें दिन कमी हुई है। उसमें पिछले 24 घंटे का ऑल इंडिया डेटा कहता है कि 2,40,766 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 3,736 लोगों की कोरोना से जान गई है। एक दिन में नए केस और रिकवरी दोनों की तुलना करें तो रिकवरी की रेट नए केसेस से कहीं 1 लाख ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद है 3,54,825। ये राहत की बात है, लेकिन देश में इस वक्त एक्टिव केस की जो संख्या है वो चिंता को बढ़ाती है, क्योंकि अब भी 28,403 मरीज देश के अस्पतालों में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। यानी देश में कोरोना के मामले भले ही कम होने लगे हैं, लेकिन मई के महीने में महामारी ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। अगर मई के 21 दिनों की बात करें तो देश में रिकॉर्ड 71 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 83,721 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा एक महीने में मिलने वाले संक्रमितों और मौत के मामले में सबसे ज्यादा है, और इससे पहले अप्रैल में 69 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए थे और 48,879 लोगों की जान गई थी। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम योगी जगह जगह जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं, और आज सीएम योगी पहले झांसी और फिर बांदा का दौरा करेंगे। आज सुबह 11 बजे झांसी में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 11:20 पर सीएम जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:20 पर मीडिया से बात करेंगे। 12:45 पर झांसी के किसी गांव का दौरा भी करेंगे, और इसके बाद झांसी से सीएम योगी बांदा के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 3:25 पर बांदा में कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 3:45 पर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, और शाम 4:45 पर मीडिया से बात करेंगे। 5:10 पर बांदा के किसी गांव का दौरा कर सकते हैं। दरअसल जिस तरह से अब यूपी के गांव का कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए सीएम योगी लगातार हर जिले के गांव का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, और सरकार ने शनिवार को नया आदेश जारी करते हुए 31 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश में पाबंदियों के साथ आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। पहले 24 मई तक आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, जिसे अब 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। और पहले की तरह वैक्सीनेशन कंपनियों में काम करने वाले लोग, मेडिकल इमरजेंसी के साथ जुड़े हुए लोग और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में भी कमी आई है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6,046 नए मामले सामने आए हैं और 226 मरीजों की जान गई है। 17,540 लोग इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए, और इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 94,482 है। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले गोरखपुर में सामने आए हैं और कोरोना के 755 संक्रमित मिले हैं। यहां 12 लोगों की मौत हुई है, और उसके बाद मेरठ में 421 मरीज मिले हैं, जबकि 10 की मौत हुई है। लखनऊ में 291 संक्रमित मिले हैं और 21 की जान गई है। वाराणसी में 231 मरीज और 14 की मौत हुई है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 213 नए मामले सामने आए हैं और 3 की जान गई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही कम होती जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी संक्रमण से मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे वक्त में भी दिल्ली में सियासत जबरदस्त हो रही है। पीएम को सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। वैक्सीन न होने पर आज से टीकाकरण सेंटर्स में टीकाकरण नहीं हो पाएगा, और इस चिट्ठी में सीएम ने सरकार को 4 सुझाव दिए हैं जिनसे दिल्ली में कोरोना महामारी को रोका जा सकता है। इस चिट्ठी पर जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हर राज्य को जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि जिस रफ्तार से वैक्सीन दी जा रही है, वैसे में वयस्कों की ही टीकाकरण में करीब 23 महीने लग जाएंगे। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे
वो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार सोनू। कुमार सोनू, ये बताइए कि जो केजरीवाल कह रहे हैं उसमें और जो बीजेपी कह रही है उसमें आखिरकार सच्चाई क्या है, आरोप और प्रत्यारोप? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कहा है कि शनिवार तक का ही कोटा था 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए। वैक्सीन सेंटर जो बनाए गए थे वो आज से बंद हो गए हैं। मैं फिलहाल आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये पंडारा पार्क के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है, जहां पर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। कोविशील्ड वैक्सीन इस सेंटर पर लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये सेंटर पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो ऐसे तमाम वो सेंटर हैं जहां पर 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन लगाई जा रही थी, वो बंद हो गए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 4 सुझाव दिए हैं वैक्सीन को लेकर। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोवैक्सीन के जो निर्माता हैं उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि वो अपना फार्मूला दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने को तैयार हैं। तो ऐसे में दूसरी कंपनियों को शेयर किया जाए ताकि ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सके। दूसरी बात, जो विदेशी वैक्सीन है उन्हें भारत में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी जाए। तीसरा ये कि जिन देशों के पास वैक्सीन की डोज जरूरत से ज्यादा है उनसे वैक्सीन मांगी जाए। और चौथा ये कि विदेशी कंपनियों को भी भारत में वैक्सीन बनाने की इजाजत दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए ये कहा प्रकाश जावड़ेकर ने कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली के नाम पर शुरुआत से ही राजनीति करते आए हैं, लेकिन इसका फायदा दिल्ली की जनता को नहीं बल्कि दिल्ली की जनता को नुकसान होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुंबई में बीएमसी के अनुसार वैक्सीन की कमी के चलते आज किसी भी केंद्र पर टीकाकरण नहीं होगा। और इससे पहले मुंबई, पिंपरी चिंचवड़, सातारा, पनवेल, नागपुर, सांगली में कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया था और मुंबई के 25 प्राइवेट अस्पतालों में गुरुवार को वैक्सीन की शॉर्टेज के कारण टीकाकरण अभियान बंद हो गया था और यह संख्या शुक्रवार को बढ़कर 75 तक पहुंच गई थी। मुंबई में जिन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन रोका गया है उनमें से एक बीकेसी का कोविड-19 का जंबो सेंटर भी शामिल है। अब बीएमसी ने कहा है कि वैक्सीन की कमी के चलते आज किसी भी केंद्र पर टीकाकरण नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लोग वैक्सीनेशन को लेकर अनजान है। खासकर आदिवासी लोगों का आरोप है कि उन तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही है और ना ही इसकी जानकारी तक दी गई है। और बात करेंगे संवाददाता नम्रता दुबे से। नम्रता, वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है और क्या वाकई में जो आदिवासी इलाके हैं वहां तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा है? अमित, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि शुक्रवार तक उनके पास सिर्फ कुछ लाख वैक्सीन ही बची हैं और शनिवार को खासकर मुंबई की बात करूं तो 30,000 वैक्सीन ही मिल पाई है। ऐसे में आज रविवार के दिन जो मुंबई है खासकर यहाँ पर सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं हो रहा। और आपका सवाल ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी जो वैक्सीनेशन नहीं पहुँच पा रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो उसमें ज़्यादातर हकीकत ही नज़र आ रहा है क्योंकि कई ग्रामीण इलाकों से हमने भी रिपोर्ट पेश की जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वैक्सीन यहाँ पर कम पहुँच रही हैं और उतनी एक्टिव जो सरकार है वो इन आदिवासी इलाकों पर नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीर मैं आपको जो दिखा रही हूँ नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की है। रविवार के दिन आज के दिन भी जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद है और यहाँ पर आपको बता दूं कि हर दिन जो है कई हजार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वैक्सीन लगवाने, क्योंकि कोरोना के इस दौरान सबसे जरूरी है वैक्सीन लगवाकर खुद को सुरक्षित करना। लेकिन हर सप्ताह की बात करें तो आए दिन इस तरह जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जवाब मिलते रहते हैं कि वैक्सीन जो है उसके शॉर्टेज चल रहे हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन ड्राइव को बंद कर दिया गया है। शनिवार के दिन आपको बता दूं कि मुंबई में बीएमसी को 30,000 वैक्सीन मिले थे, लेकिन जो बीएमसी है उनका कहना है कि इतनी कम वैक्सीन के जरिए वो ड्राइव नहीं शुरू कर सकते, जिसके चलते आज रविवार ज्यादा है, सप्लाई कम है, ऐसे में लोगों को लगता है कि शायद और इंतजार करना पड़ेगा अपने पारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैक्सीन संकट के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। बच्चों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मुख्य रूप से हिस्सा लेंगे। थर्ड वेव में बच्चों पर संभावित खतरे को देखते हुए उन्हें इस खतरे से कैसे बचाएं, इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा यही रहने वाला है। जहां तक महाराष्ट्र में कोरोना के केस की बात करें तो कुल 26,133 नए केस सामने आए हैं और 682 लोगों की जान गई है। जहां तक केवल मुंबई की बात करें तो यहां 1283 नए केस सामने आए, 52 लोगों की जान गई। और महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सुकून देने वाली खबर यह है कि यहां कोरोना से रिकवरी रेट
रेट 92% हो चुका है। और आंकड़े में समझें तो राज्य में अब तक कुल 55.5 लाख कोरोना संक्रमितों में से 51 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से जूझ रहा है देश और अब ब्लैक फंगस के भी चपेट में आने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब तक इस बीमारी से देश भर में 8,848 केस सामने आ चुके हैं और ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केसेस गुजरात से आए हैं। यहां 2281 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2000 मामले आए हैं, आंध्र प्रदेश में 910 मामले आए हैं, मध्य प्रदेश में 720, राजस्थान में 700, कर्नाटक में 500, दिल्ली में 197, यूपी में 124, तेलंगाना में 350, हरियाणा में 250 और पश्चिम बंगाल में 6 और बिहार में 56 मामले सामने आए ब्लैक फंगस के। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस को लेकर ताजा अपडेट यह है कि उत्तराखंड में 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इससे और देश में ब्लैक फंगस के केस हर घंटे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सही जानकारी हो तो आप इसको शुरुआती लक्षण में पता लगाकर इससे बच सकते हैं, तो इस बीमारी से आप 100% रिकवरी भी कर सकते हैं। और हमारे साथ गुजरात से निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, गुजरात में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, फिलहाल क्या इस पर हो रहा है? देखिए अमित, जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं उस हिसाब से करीब 2500 से ज्यादा पेशेंट इस वक्त हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं। 2281 सरकार खुद मान रही है, लेकिन जो जानकारी हमें अलग अलग जगहों से मिल रही है, करीब 4 जो बड़े महानगर हैं सिर्फ उन्हीं में 3200 से ज्यादा केसेस हैं इस वक्त गुजरात में, और जो दूसरे शहर हैं और ग्रामीण इलाके हैं उसमें करीब 700 से ज्यादा केसेस हैं। और अभी तक जो डेथ के आंकड़े सामने आ रहे हैं, पूरे गुजरात में करीब 104 लोगों की मृत्यु हुई है ब्लैक फंगस के इस वायरस से, जिसमें से 87 लोगों की मृत्यु जो है वो सिर्फ इन 4 शहरों में हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इन बढ़ते केसेस के बीच में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इंजेक्शन की उपलब्धता की, दवाइयों की उपलब्धता की, जो कि काफी क्राइसिस हो रहा है। सरकार हालांकि अपनी तरफ से दवाइयां प्रोवाइड करवा रही है, केंद्र सरकार भी कल भी 5800 डोजेस जो है वो मुहैया करवाए गए हैं। पूरे महीने के लिए करीब 15,000 डोजेस की सप्लाई की एश्योरेंस दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए लगता है कि सिर्फ 300 से ज्यादा पेशेंट के को ट्रीट कर 300 के आसपास पेशेंट को ही ट्रीट कर पाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जितने केसेस हैं उसके सामने सिर्फ 10% पेशेंट के लिए ही अभी दवाई उपलब्ध है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहना है कि आपका केसेस जैसे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अब इंजेक्शन यानी कि दवाई की भी जरूरत है, जिसे बढ़ाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पूरी खबर ब्रेक के बाद। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने गुजरात जा रही एक कार को पकड़ा है, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए कैश मिले और पुलिस ने हवाला की काली कमाई के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक हवाला का पैसा दिल्ली से गुजरात जा रहा था और थाने में इतने नोट गिनने के लिए मशीनें तक नहीं थी, इसलिए मशीन भी बैंकों से मंगवानी पड़ी। नोट गिनने में ही सुबह से शाम हो गया और जिस कार को पकड़ा गया उसमें तहखाना बना हुआ था। और पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली थी कि लॉकडाउन के दौरान जब गाड़ियों की आवाजाही बंद है तो इमरजेंसी सेवा के नाम पर तस्करी हो रही है। पुलिस ने छापेमारी शुरू की तो पुलिस ने इस कार को जब्त किया। जो आगे की सीट है, ड्राइवर सीट और आगे की सीट, उस पर टेबटी बना रखी थी, उसके अंदर करीब काफ़ी नोट 500 के बंडलों से नोट भरे हुए थे। तो रुकवा कर निकलवाया गया, सीज किया गया और उनकी गिनती की गई तो 4 करोड़ 49 लाख 99,500 नोट पाए गए। इनको 102 CRPC में जब्त किया कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा ये नोट कहाँ से लेके आया, किसको दे रहा था, किस वजह से लेके जा रहा था, इस पूरी बात की छानबीन की जा रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।